नमस्कार, मैं व्योमकेश मेहर आप लोगों को स्वागत कर रहा हूं हमारा चैनल व्योमकेश मेहर हेल्पिंग हैंड में। और आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इतिहास के बारे में, देखते हैं यूपीएससी का ओरिजिन कैसे, किस तरह से शुरुआत हुआ था। तो जो रॉयल कमीशन है, ठीक है, द रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विस वाज set up under the chairmanship of Lord Lee of फॉरेन। तो लॉर्ड ली, ध्यान रखिएगा बच्चों यहां पे, ठीक है, लॉर्ड ली के द्वारा किया गया था, ठीक है, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर 1923 में। कौन सा ईयर में? 1923 में किया गया। तो उसके हिसाब से, ली कमीशन के हिसाब से जो है 3 प्रकार का प्रपोजल था। पहला क्या चीज है? 40% शुड बी ब्रिटिशर्स। जो मेंबर होंगे वहां के 40% कौन होगा? 40% जो है ब्रिटिशर्स होंगे, और 40% दैट इज इंडियन डायरेक्टली रिक्रूटेड। 40% को जो है इंडियंस होंगे, उनको डायरेक्टली जो है रिक्रूट किया जाएगा 40% को, और 20% प्रमोटेड फ्रॉम द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मतलब यू कैन से स्टेट्स, प्रोविंसेस मतलब यू कैन से स्टेट्स। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो 3 कंडीशंस है, पहला क्या है? 40% शुड बी द ब्रिटिशर। उसमें से 100 में से 40% कौन होगा? ब्रिटिशर्स होंगे, और 40% डायरेक्टली रिक्रूटेड, 40% को जो है सीधा जो है भर्ती होगा भारतीय से, इंडियंस होंगे, और 20% प्रमोटेड फ्रॉम द प्रोविंसेस। 20% जो प्रांत से या फिर जो स्टेट से वो प्रमोटेड होंगे, ये ली कमीशन के हिसाब से। अब देखो ओवरव्यूज में देखो, इट्स ए सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, केंद्रीय भर्ती एजेंसी। सेंट्रल रिक्रूटिंग मतलब यूपीएससी का काम है कि अपॉइंटमेंट करना, रिक्रूट करना, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बॉल इंडियन, देखो पहले समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होता क्या है। संविधानिक, संविधानिक का मतलब होता क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का उल्टा है, ऑपोजिट क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। असंवैधानिक, और जिसको हम लोग कहते हैं गैर संविधानिक। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है? दोज व्हिच आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के हिस्सा में है। जैसे कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में यूपीएससी के बारे में मेंशन है, और पार्ट 14 में उसका मेंशन है। तो ये क्या है? ये संविधानिक है। तो ये क्या है? ये संविधानिक है। जो संविधान के अंदर आते हैं उसको हम लोग संविधानिक कहते हैं। जो संविधान में जिस चीज का मेंशन है उसको हम संविधानिक कहते हैं, और जो संविधान में मेंशन नहीं है उसको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। जो संविधान के अंदर मेंशन नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यूपीएससी में क्या है? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या है? यूपीएससी है, एसपीएससी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, फिनांस कमीशन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, देन कैग है। ये सब क्या है? सबकी अलग अलग आर्टिकल है, दैट्स व्हाई ये संविधानिक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जैसे कि प्लानिंग कमीशन है, फिनांस कमीशन है, सॉरी फिनांस कमीशन इज द पार्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। फिनांस कमीशन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट नीति आयोग है, लोकपाल बिल है, लोकायुक्त बिल है, सीबीसी है, सीबीआई है, ये सब क्या है? These are the part of the what? Non-constitutional body, ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज का? यहां पर जो बात हो रही है जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इट्स ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये देखिए आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक और पार्ट 14 में यूपीएससी को शामिल किया गया। क्लियर है पॉइंट? अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि यूपीएससी के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका जो कंपोजिशन क्या है, यूपीएससी मेंबर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, यूपीएससी मेंबर को किस तरह से हटाया जाता है, ठीक है, उसके साथ साथ उसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, और आउटसाइड जुरिडिक्शन, जो क्षेत्राधिकार जो है यूपीएससी का क्या है, ये सब एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन अबाउट द यूपीएससी। कंपोजिशन, जिसको संरचना भी कह सकते हो, और आर्टिकल 316 में उसके बारे में जिक्र है। देखो यूपीएससी में आम तौर पर 9 से 11 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं बेटा? 9 to 11 मेंबर्स। यूपीएससी में 9 to 11 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 9 to 11 मेंबर्स मतलब 9 भी हो सकता है,
10 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। एंड all the members of the UPSC are appointed by the president and all the member of the UPSC also gave their resignation to the president. यूपीएससी के सभी सदस्य को अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और सभी सदस्य अपना रिजाइन किसको देते हैं? बताइए। रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन भी जो है प्रेसिडेंट को ही देते हैं। क्लियर है पॉइंट? उसके साथ साथ देखो 9 to 11 मेंबर्स होते हैं, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी। अभी प्रेजेंटली 11 है, ठीक है। उसमें से 11 में से अभी जो प्रेजेंटली 11 है, 11 में से 1 जो है क्या है? चेयरमैन है, और 10 जो है अदर मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी है अभी के लिए, ठीक है ना। अब देखो उनकी एलिजिबिलिटी, ये जो 11 मेंबर हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी में देखो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट 50% ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी शुड बी दोज हु हैव हेल्ड द गवर्नमेंट ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years। क्या है? यूपीएससी में जो 11 में से जो 50% मेंबर क्या होना चाहिए? कम से कम गवर्नमेंट में 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ये 10 साल का अनुभव किस चीज में? एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। आप ऐसे बोल सकते हो सर मैं तो टीचर हूं 10 साल से, या फिर मैं तो चपरासी हूं, पीएन हूं 10 साल से, तो मैं यूपीएससी का एलिजिबल बनता हूं। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में 10 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। क्लियर है पॉइंट? उसके साथ साथ ऑल द मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन होल्ड द ऑफिस फॉर द 6 year। कितना साल तक? चाहे चेयर 11 के 11 मेंबर, 11 में से एक चेयरमैन है, 10 जो है अदर मेंबर्स हैं, तो सबका कितना साल होता है बेटा? 6 साल, 6 year। और लास्ट एज कितना होता है? 65 साल। ध्यान रखिएगा, लास्ट एज जो है 65 साल है, बट उसका जो ड्यूरेशन है 6 साल तक वो काम कर सकते। क्लियर है? अब देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्व द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं उनके सर्विस कंडीशंस। ठीक है, उसके साथ साथ जो है रिमूवल, किस कंडीशन में यूपीएससी मेंबर को अपने पद से हटाया जाता है, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसके हिसाब से यूपीएससी मेंबर को अपने पद से हटाया जाता है, वह कौन कौन सा जो है वो पॉइंट क्या है। देखो, पहला चीज है कि अगर वो बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट हो गए, यूपीएससी मेंबर जो है बैंकक्रप्सी में आ जाते हैं या फिर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है, दिवालिया, तो उनको अपने पद से हटाया जाएगा, उनको अपने पद से जो है हटाया जाएगा। दिवालिया या इनकमसी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, देखो सेकंड है कि इफ ही इज मेंटली और बॉडीली इन्फॉर्म, अगर मेंटली अगर कुछ डिफेक्ट निकलता है या फिजिकली भी कुछ डिफेक्ट निकलता है तो भी उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। मेंटली और फिजिकली अगर मान लीजिए कि वो सही नहीं है, मेंटली और फिजिकली किसी भी प्रकार का डिफेक्ट है, तो भी उनको अपने पद से जो है हटाया जा सकता है। तो मेंटली और फिजिकली भी वो करेक्ट होना जरूरी है, राइट। देन उसके बाद देखो, he engage in any paid he or she engage in any paid employment outside the office duty, मतलब should not be involved in any paid employment का मतलब है किसी भी प्रकार का करप्शन केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, करप्शन भ्रष्टाचार केस में नहीं होना चाहिए। अगर उनका नाम किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार के केस में इन्वॉल्व है तो उनको अपने पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर है, किसी भी प्रकार का करप्शन केस नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्या है? फॉर मिसबिहेवियर, ठीक है, मिसबिहेवियर का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ। बट देखो, ये तीनों कंडीशन में डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपने पद से हटा सकता है, बट मिसबिहेव के केस में कहां पर जाता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट को जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होता है। बट तीनों केस में, बैंक्रप्सी के केस में, मेंटली और बॉडीली इन्फॉर्म के केस में, या फिर करप्शन के केस में, डायरेक्टली प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं। बट इन केस ऑफ मिसबिहेवियर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, ठीक है। देन उसके बाद देखो रोल में क्या है? देखो, एक्ट एज द वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन इंडिया। वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम का मतलब क्या है? ठीक है, वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम का मतलब है कि जो डिजर्व करता हो उनको मिलना चाहिए, जो डिजर्व नहीं करते हो उनको नहीं मिलना चाहिए। उसको कहा गया है वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम। मतलब मेरिट के आधार पर यहां पर जो नेपोटिज्म या भाईवाद, जो भतीजावाद है, या अपने लोगों को जो करते हैं वो चीजें यहां पर नहीं चलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ इट जस्ट कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस एंड ऑल्सो एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द प्रमोशन डिसिप्लिनरी मैटर व्हेन इट कंसल्टेड। तो ये मेनली कंसर्न किस चीज में है? रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है।
अगर मैं बात करूं बाकी पे के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, सर्विस कंडीशन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, कैडर ये के बारे में, ये सब के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ये किस चीज पे डील करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, मतलब यूपीएससी ये सब डील करता है पे से रिलेटेड, सर्विस कंडीशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, कैडर मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो कैडर किसको कौन सा कैडर मिलेगा, सर्विस कंडीशन क्या होंगे, ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, ठीक है, ये सब मैनेजमेंट, कैडर मैनेजमेंट, ये सब जो है कौन? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डील करता है। बट यूपीएससी का काम है, मतलब एक तरफ से कहा जाए तो रिक्रूटमेंट करना, अपॉइंटमेंट करना उनका काम है। दिस इज द रोल ऑफ, मेन रोल ऑफ यू कैन से यूपीएससी, ठीक है। और देयरफॉर यूपीएससी जस्ट ए सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, नॉट ए सेंट्रल पर्सनल एजेंसी, इसलिए उसको सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी कहा जाता है, ठीक है, पर्सनल एजेंसी नहीं है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। देन उसके बाद देखो फंक्शन क्या है, यूपीएससी का फंक्शन क्या है, देखो इट प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस टू द प्रेसिडेंट। जो वो एनुअल रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को सबमिट करना यूपीएससी का काम है। एंड द प्रेसिडेंट देन प्लेसेस द रिपोर्ट बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट along with the memorandum which explain the cases of the commissions। उसके बाद जो है उसको प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में हाजिर कर सकता है, क्लियर है। उसके बाद देखो इंडिपेंडेंट ऑफ द यूपीएससी, यूपीएससी का कौन कौन से पावर दिया गया है, यूपीएससी को अलग से पावर दिया गया है, स्वतंत्रता रखा गया है, इंडिपेंडेंस दिया गया है ताकि उसका वैल्यू किया जा सके। पहला क्या है? सिक्योरिटी ऑफ द टेनर, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो अदर मेंबर्स हो, उनका जो टेनवर की, ऐसा नहीं है कि जब मर्जी उनको हटा, या जैसे कि अटॉर्नी, जैसे कि मैं बात करूं एजीआई के बारे में बात करूं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या होता है कि प्रेसिडेंट जब चाहे उनको अपने पद से हटा सकते हैं और प्रेसिडेंट जब चाहे उनको अपॉइंट कर सकते हैं, इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। बट अगर मैं बात करूं यहां पर किसके बारे में, अगर मैं बात करूं यहां पर कि जैसे यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन के बारे में, उनको जब चाहे तब जो है अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, जब चाहे तब जो है उनको अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। मतलब उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, संविधान में जो लिखा गया है उसी के हिसाब से ही उनको अपॉइंटमेंट हो सकता है, उसी के हिसाब से उनको रिमूव किया जा सकता है। ऐसे मनमानी जब चाहे तब जो है उनको अपने पद से नहीं हटाया जा सकता, क्लियर है पॉइंट। सो देन उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ द जॉब कंडीशन, इवन दो द प्रेसिडेंट डिसाइड द कंडीशन ऑफ द सर्विस, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स बट कैन नॉट चेंज देम आफ्टरवर्ड देयर डिसएडवांटेज। मतलब सर्विस कंडीशन जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उनको जॉब करने के बाद अपने मनमानी कर सकते हैं, जो लिखा गया है उसके हिसाब से उनको भी मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद देखो नो रिक्वायरमेंट ऑफ द वोट ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द एक्सपेंस। देखो नॉर्मली आमतौर पर क्या है ना, कुछ खर्च के लिए जो है, ठीक है, सैलरी, जैसे कि एमएलए का एमपी का सैलरी के लिए जैसे कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है, यूपीएससी का कहीं खर्च या सैलरी के लिए पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता है, ये डायरेक्टली कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से ही होता है, चार्ज ऑन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ये कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया क्या है? उसको संचित निधि या समेकित निधि कहा जाता है। हम लोग जो इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द टैक्सेस इज नोन एज कंसोलिडेट फंड, ठीक है बच्चों। अब देखो तो चेयरमैन कैन नॉट बी, देखो ये समझना जरूरी है, chairman of UPSC cannot be re-employed in the government, not even on the same post। जो चेयरमैन होते हैं वो दोबारा चेयरमैन नहीं बन सकते, ना ही किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चेयरमैन कैन नॉट बी री-एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट, नॉट इवन ऑन द सेम पोस्ट में भी नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। द प्रोविजन इज विद द एक्सेप्शन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट व्हिच इज नॉट कंसिडर्ड एज जॉब अंडर द, जो संविधान के अंदर, जो गवर्नमेंट के अंदर जॉब नहीं है उसमें रह सकते हैं, कुछ एक्सेप्शनल पद में, बट ऐसे वो दोबारा उसी पद में भी नहीं हो सकते। और एक चीज भी ध्यान रखिएगा, द मेंबर, एक तो चेयरमैन हो गया, अभी देखो मेंबर के बारे में, मेंबर कैन बी रीअपॉइंटेड टू द यूपीएससी और एनी स्टेट पीसीएस। जो मेंबर हैं वो रीअपॉइंट हो सकते हैं यूपीएससी में भी या कोई स्टेट सिविल सर्विस में भी, ठीक है, बट बाकी जगह पे वो भी नहीं हो सकता। बट कहां पर हो सकता है? यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में हो सकते, पीएससी में हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आउटसाइड जुरिडिक्शन ऑफ द यूपीएससी, क्षेत्राधिकार के, मतलब मेकिंग रिजर्वेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस एसटीएससी, उससे रिलेटेड। उसके साथ साथ जो है सिलेक्शन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द कमीशन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। उसके बाद देखो सिलेक्शन फॉर द टेम्पररी और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट ऑफ द पर्सनल लाइकली टू होल्ड फॉर द पोस्ट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं जुरिडिक्शन, मतलब यूपीएससी के अलग कौन से पावर होते हैं,
तो ये है रिजर्वेशन, मेकिंग रिजर्वेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस हो सकते हैं, SC ST के बैकवर्ड क्लासेस के नियुक्ति के मामले में हो सकते हैं। देन उसके साथ साथ सिलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल्स के बारे में, ठीक है। उसके साथ साथ सिलेक्शन फॉर द टेम्पररी और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट के बारे में हो सकता है, ठीक है। तो ये था जो है यूपीएससी के बारे में, ठीक है। ये था यूपीएससी के बारे में। यहां पर जो है यूपीएससी का टॉपिक जो है खत्म होता है, बट एमसीक्यू जो है अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये जो है अबाउट मी, ठीक है, नॉर्मली मैं डील करता हूं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। उसके साथ साथ 2 ऑप्शनल भी पढ़ाता हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज हिस्ट्री। और उसके साथ साथ जो है मैं बता दूं, हम लोग जो है एग्जाम कैंपस जो अपना ऐप है उसमें हर प्रकार का कोर्स जो है अवेलेबल है, हर प्रकार का कोर्स अवेलेबल है। यहां पर देख सकते हो हिस्ट्री ऑप्शनल, अब की बार यूपीएससी पास, स्टेट पीसीएस, एनसीईआरटी फाउंडेशन। उसके साथ साथ जो है ऑप्शनल है, देखो हिस्ट्री ऑप्शनल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल के साथ साथ जीएस का पोर्शन भी है। इस नंबर पे आप कंडक्ट कर सकते हो एडमिशन के लिए, इस नंबर पे 8527007432। यू कैन सेव दिस नंबर और यू कैन कंटैक्ट। ये फीस है, ठीक है, ऑप्शनल का। उसके साथ साथ जो है मेन और प्रीलिम्स के कोर्स भी है। देखिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी है, जैसे कि हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, ठीक है। उसके साथ साथ एक साथ भी बैच है अब की बार यूपीएससी पर, ठीक है। उसके साथ साथ स्टेट पीसीएस, ओएस भी हम लोग जो है फोकस करें। ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप और एक चीज है कि मेंटरशिप के लिए इस नंबर पे आप कंटैक्ट कर सकते हो। देखो मेंटरशिप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, हालांकि 11,000 का ये है, बट जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए मेंटरशिप जो है टोटली फ्री होगा। मेंटरशिप जो है टोटली मेरे तरफ से फ्री होगा। आपको 24/7 पूरा आपके सिलेक्शन तक जो है आपको मेंटरशिप मिलेगा। तो किसी भी प्रकार का दिक्कत है, ऑप्शनल क्या लेना है, कैसे तैयारी करना है, ये यही नंबर पे कंटैक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो इसी नंबर पे, ठीक है। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। तो ऑप्शनल कैसे चूज करोगे, ठीक है, किस प्रकार से जो है आपका स्ट्रेटेजी होगा प्रीलिम का, किस प्रकार से मेन का स्ट्रेटेजी होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे, मेंस टेस्ट सीरीज कहां से दोगे, कौन सा किताब पढ़ोगे, ये सब चीजें जो है फ्री मेंटरशिप है। अब विदाउट एनी मतलब हेजिटेशन यू कैन कंटैक्ट मी। देखो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं मेंटरशिप के बारे में, फॉलोइंग 2 mentors at the same time is like listening to different song together. You can't enjoy any of that. मैं यहां पर किसी और मेंटर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सुनिए ना, कोई 2 म्यूजिक को आप एक साथ सुन रहे हो ना, ये एक ना फर्स्ट म्यूजिक को एंजॉय कर पाओगे ना सेकंड म्यूजिक को एंजॉय कर पाओगे। तो कोई भी मेंटर अगर चूज करना है ना, एक से करिए और उनका बात सुनिए और उसको ध्यान से फॉलो करिए। देखो 2 प्रकार का मेंटरशिप है, एक बोलेंगे आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़िए, और एक बोलेंगे एनसीईआरटी 11 12 क्लास का ही पढ़िए, मेन टॉपिक पढ़िए जो यूपीएससी में है। तो मैं तो यही कहता हूं कि मेन टॉपिक जो यूपीएससी में उसको पढ़िए। 6 से लेकर 12 क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ोगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 6 महीना तो वहां पर चला जाएगा। तो वही, क्योंकि 6, 7, 8 एनसीईआरटी में जो चीजें हैं वो रिपीट होता है 9th और 10th में। 9th और 10th में जो एनसीईआरटी में जो कंटेंट है वही रिपीट होता है 11th और 12th में। तो डायरेक्टली 11th 12th में पढ़िए और उसमें भी वही टॉपिक को पढ़िए जैसे कि जो आपके यूपीएससी सिलेबस में है। जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो नॉलेज के लिए तो पूरा जिंदगी पढ़ी है, बट अभी हमें क्या करना है, यूपीएससी क्लियर करना, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, ये हमारा नंबर भी है, कंटैक्ट करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल। और हाँ, एग्जाम कैंपस का जो ऐप है आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये है, ये एग्जाम कैंपस के नाम पे है, एग्जाम कैंपस के नाम पे है। आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल। बने रहिए, जुड़े रहिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।